गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग आज केमिकल बॉन्डिंग के बारे में बात करने जा रहे हैं अपने लेक्चर में। और केमिकल बॉन्डिंग में कुछ चीजें आप लोगों को समझा देता हूँ, थोड़ी सी बातें। जैसे देखो, तीन तरीके के आपके बॉन्ड हैं। एक आयनिक बॉन्ड है, एक कोवेलेंट बॉन्ड है और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसको कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। आयनिक बॉन्ड में आयनिक अट्रैक्शन या इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन ऑफ फोर्सेस होते हैं, जिसके लिए फॉर्मूला होता है F बराबर K E1 E2 अपॉन कैपिटल D R स्क्वायर। यही डायरेक्ट फॉर्मूला क्यों बता रहा हूं, थोड़ी सी जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं। आयनिक अट्रैक्शंस जो है सॉल्युबिलिटी पे डिपेंड करता है, कुछ सॉल्युबिलिटी के क्वेश्चंस आपके पास आ सकते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लैटिस एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। E1 E2 मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। R डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस बिटवीन देम। D कैपिटल D डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। थोड़ी सी बात बताता हूं इसके बारे में, सुनो। मालूम चले आपसे पूछ दिया जाए कि LIF, NAF, KF, RBF, CSF, इसकी सॉल्युबिलिटी इन वाटर बताइए। सॉल्युबिलिटी इन वाटर, तो एक जादू बता दे रहा हूं आप लोग। अगर बोथ स्मॉल होंगे, बोथ मतलब दो ही हैं, एक कैटायन एक एनायन, या बोथ लार्ज होंगे, इन दोनों ही केसेस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होगा, मतलब लैटिस एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, और इन दोनों ही केसेस में सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। तो जरा ध्यान से देखिए, लिथियम पॉजिटिव स्मॉल कैटायन है, स्मॉल कैटायन है। F नेगेटिव स्मॉल एनायन। स्मॉल स्मॉल का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होगा, तो लैटिस एनर्जी क्या होगी, हाई होगी। लैटिस एनर्जी हाई होगी तो सॉल्युबिलिटी इन वाटर क्या होगी, कम होगी। ठीक, इसमें देखिए CS पॉजिटिव कैसा है, लार्ज कैटायन। F नेगेटिव कैसा है, स्मॉल। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा। सॉल्युबिलिटी क्या होगी, हाई होगी। डायरेक्ट ऐसे लिखिए। इस केस में कहां पे एक्सेप्शन पाया जाता है, एल्कली मेटल, एल्कली मेटल कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स, ये एक्सेप्शन है। यहां पर ठीक उल्टा ऑर्डर होता है, मतलब Li2CO3, Na2CO3, K2CO3, Rb2CO3 और CS2CO3। CO3 2 नेगेटिव एक लार्ज कैटायन है, लेकिन CS2 पॉजिटिव लार्ज एनायन होने के बाद भी इसकी सॉल्युबिलिटी हाई है, क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो यहाँ ये कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स में ये एक्सेप्शन क्रिएट करेंगे। इस तरीके के क्वेश्चंस आपके पास आ सकते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से आपके पास क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे कि आपसे कोई कहे कि सॉल्युबिलिटी ऑफ NaCl इन वाटर C2H5OH और डाइमिथाइल ईथर CS3 का होल ट्वाइस, इसमें सॉल्युबिलिटी बताइए। ऐसे क्वेश्चंस आपके पास थोड़े टफ साइड में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। तो अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट D की बात करूं तो वाटर का सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि इसका पोलर नेचर सबसे ज्यादा। फिर D होता है C2H5OH इथाइल अल्कोहल का। जैसे जैसे पोलरिटी डिक्रीज करेगी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी डिक्रीज करेगा, और डाइमिथाइल ईथर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सबसे ज्यादा होगा। तो NaCl will be highly soluble in water, वाटर में हाईली सॉल्युबल होगा, और डाइमिथाइल ईथर में लीस्ट सॉल्युबल होगा। क्यों, F जो है इनवर्स प्रोपोर्शनल है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट D। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ेगा तो लैटिस एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। ये बात तो मैंने आयनिक में जो इंपॉर्टेंट बात थी उसकी बता दी। कोवेलेंट बॉन्ड में मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालने के दो तरीके बताना चाहता हूं, जरा ध्यान से देखिए। अगर मैं कोवेलेंट बॉन्ड की बात करूं तो कोवेलेंट बॉन्ड में हाइब्रिडाइजेशन निकालने के दो तरीके बताऊंगा। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल H = 1/2, V + M
अशोक सैनी कैमरा बंद कीजिए, -C + E। V क्या है? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। M क्या है? नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम अटैच्ड, मोनोवेलेंट एटम अटैच्ड। C क्या है? कैटायनिक चार्जेस। A क्या है? एनायनिक चार्जेस। और H क्या है? नंबर ऑफ हाइब्रिड। तो जरा निकाल लीजिए। मालूम चले मैं NO पॉजिटिव के लिए निकालना चाहता हूं, अब मुझे हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। अशोक सैनी और इंटेक्स एक्वाई क्या क्या कर रहे हो आप लोग हैं? मुझे बंद करना पड़ेगा। जैसे NO पॉजिटिव का आपको निकालना है, क्या करोगे? H = नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के लिए निकालो, 5 हो गए। समझ बात आ गई? नहीं है 1/2 5। मोनोवेलेंट कोई अटैच नहीं, ऑक्सीजन डाइवेलेंट होता है। कैटायन कोई है? हाँ है, 5 - 1 5 - 1 4 4/2 हो गया 2 sp2। इसी तरीके से मैं कहूं NH4 पॉजिटिव का आपको निकाल H = 1/2, नाइट्रोजन के लिए 5। मोनोवेलेंट कितने अटैच्ड है? 4 अटैच्ड, तो प्लस हो जाएगा 4। आगे कैटायन, एक कैटायन प्रेजेंट है -1 8 8/2 4 4 का मतलब हो गया sp3। ऐसे निकाल सकते। और कोई तरीका है आपके पास हाइब्रिडाइजेशन निकालने का? हाँ, एक और तरीका बताओ। मान लो किसी का भी आपको हाइब्रिडाइजेशन, मैं कहता हूं XCO3 का आपको हाइब्रिडाइजेशन निकाल, तो बेटा जो सेंट्रल एटम है दैट इज Xc, उसमें जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को चारों तरफ रख दीजिए बिना किसी शेप साइज के, चुपचाप रख। कुछ नहीं सोचना आपको क्या शेप है क्या साइज है। 1 2 3 4 5 6 7 8, कोई ज्योमेट्री के बारे में कोई बात नहीं कर रहा। ऑक्सीजन सॉरी XCO3 नहीं, XCO4, XCO4 का निकला, XCO3 का भी निकला है, 4 का भी निकला है, कोई दिक्कत नहीं, चाहे जिसका निकला। तो ऑक्सीजन बाइवेलेंट है, तो बाइवेलेंट है, बाइवेलेंट है तो ये डबल बॉन्ड बनाएगा, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा, एक ऑक्सीजन। हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ सिग्मा बॉन्ड गिने जाते हैं, लोन पेयर गिने जाते हैं और नेगेटिव चार्ज गिने जाते हैं। दैट इज इक्वल टू H, हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल वही होती है। तो इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है? 1 2 3 4। H की वैल्यू आ गई। कोई लोन पेयर नहीं, कुछ बचा ही नहीं, 8 इलेक्ट्रॉन थे सारे गिर गए, कोई लोन पेयर नहीं बचा। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp3। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो जाएगी, ऐसे बना दीजिए चुपचाप, कोई आपको अकल लगाने की जरूरत नहीं। मैं कहूं XCO3 जो मैंने पहले लिखा था, फिर वही Xc बनाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3, एक लोन पेयर, पिरामिडल बन जाएगा बेटा, एक लोन पेयर हो जाएगा। H की वैल्यू यहां पर भी 4 आएगी, ऐसे बन जाएगा। मैं आपसे कहूं, लेकिन ये ध्यान रखना, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी, शेप पिरामिडल। ज्योमेट्री हमेशा वही रहती, ज्योमेट्री चेंज नहीं होती। अगर मैं कहूं इसकी ज्योमेट्री क्या है तो आपका आंसर होगा टेट्राहेड्रल, और अगर मैं आपसे कहूं इसकी शेप क्या है तो शेप आपका आंसर होगा पिरामिड, एक लोन पे। मैं आपसे कहूं XEF4 का बनाइए, ज्यादातर ज़ेनॉन फैमिली पूछी जाती है इसीलिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। फ्लोरीन मोनोवेलेंट है, सिंगल बॉन्ड बना दो बेटा, 2 3 4। अब क्या बचे? इलेक्ट्रॉन पेयर अप कर लो, लोन पेयर मिल जाएंगे, एक लोन पेयर ये और एक लोन पेयर। H की वैल्यू कितनी आ गई? 4 सिग्मा 2 लोन पेयर, 6 आ गई। 6 का मतलब हो गया sp3d2। अगर आपसे पूछे इसकी ज्योमेट्री क्या है तो ज्योमेट्री आपको ऑक्टाहेड। आपसे कहे इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? 6 के लिए sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। आपसे कोई कहे इसकी शेप क्या है तो शेप कहो स्क्वायर प्लेन। ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैं पहले बता दूं।
शेप क्या हो जाएगी, शेप हो जाएगी इसकी स्क्वायर प्लेन। तो इस तरीके से आप इसका हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते। अब जो है बात ये आएगी कि एमओटी में क्या आपको ध्यान रखना है। एमओटी में आपको ये ध्यान रखना है बेटा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में, कि जो बॉन्ड ऑर्डर निकाला जाएगा वो 14 अगर इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा। 14 से जब कम होते चले जाएंगे, जैसे 14 से 13 हो गया तो बॉन्ड ऑर्डर 0.5 डिक्रीज कर जाएगा, 2.5। 14 से अगर ज्यादा हो गया तो भी बॉन्ड ऑर्डर 0.5 डिक्रीज कर, तो चाहे ज्यादा हो चाहे कम हो बॉन्ड ऑर्डर लगातार, जैसे 16 कर लो दैट इज इक्वल टू 2.0, यहाँ पे 12 करो दैट इज इक्वल टू 2.0। समझ बात आ गई। तो जैसे जैसे आप बढ़ाते जाओगे या एक एक डिक्रीज करते चले जाओगे, आपके बॉन्ड ऑर्डर में 0.5 का डिक्रीज आता चला जाए। सारे के सारे इवन जो होंगे वो डायमैग्नेटिक होंगे, एक्सेप्ट 16 एंड 12, इनको छोड़ के बाद बाकी 16 और 12 ये ऑक्सीजन का होता है, इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये आप ध्यान रखने वाली बात है आपके पास। तो ये जो है जनरल आपके पास अगर हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, एमओटी का कॉन्सेप्ट है, तो आप आसानी से अपने क्वेश्चंस जो है इसके कर सकते हो। और आयनिक बॉन्ड का, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में बता देता हूं। जैसे O3 मॉलिक्यूल का कभी कभी पूछा गया है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, वो बॉन्ड जब ऑक्टेट एक्सपेंड ना कर पा रहा हो तो इलेक्ट्रॉन, एक एटम अपने दोनों इलेक्ट्रॉन जो है शेयरिंग में टेक पार्ट करा देता है। जैसे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बन गया, अब यहाँ पे ऑक्टेट दोनों का कंप्लीट है, तो इस ऑक्सीजन का जो लोन पेयर होगा वो दूसरा ऑक्सीजन जिसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है उसको अपने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कराएगा, और शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिर्फ ये ऑक्सीजन देगा, क्योंकि ये अपना ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं कर सकता। तो इस तरीके के बॉन्ड को कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। NO3 नेगेटिव इस तरीके से बनेगा। अब ये क्या काम करेगा, इस ऑक्सीजन को अपने इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, क्योंकि नाइट्रोजन एक्सपेंड नहीं कर सकता अपनी। समझ बात आ रही नहीं आ रही। अच्छा एक चीज और बताता हूँ, हाइब्रिडाइजेशन में ही है ऊपर, मैं कहीं लिख देता हूँ आपके सामने यहाँ, बेटा ध्यान रखना। जैसे NH3 की अगर मैं बात करूं, मैं अगर NH3 की बात करूं, मैं यहां पे मान लो कि NH3 की बात करूं, PH3, ASH3, SBH3, BiS3, तो बेटा हाइड्रोजन बड़े जो एटम्स होते हैं उनके साथ हाइब्रिडाइजेशन नहीं करते। तो इसका मतलब नाइट्रोजन अमोनिया के साथ तो हाइब्रिडाइजेशन करेगा दैट इज sp3, इनके साथ इसका नो हाइब्रिडाइजेशन, और इन सब के पास बॉन्ड एंगल लगभग 90 का होगा, क्योंकि प्योर p ऑर्बिटल टेक पार्ट कर हाइब्रिडाइजेशन। तो ये ध्यान रखना। इसी तरीके से मैं कहूँ H2O, H2S, H2Se, H2T, तो H2O में तो sp3 हाइब्रिडेशन होगा, बाद बाकी किसी में भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर प्योर p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में एक पार्ट करेंगे, इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर नहीं माना जाएगा। इस बात को ध्यान रखिए। चलिए एक एक करके हम लोग जो है क्वेश्चंस पर आते हैं बेटे। मैं चैट बॉक्स ओपन किए ले रहा हूं। केतन को वॉइस नहीं आ रही, बाद बाकी आप लोगों को वॉइस आ रही है मेरी? विवेक, निकिता, विपिन, सबको आ रही है? केतन थोड़ा सा बेटे अपना जो है माइक्रोफोन सेट करो, या तो अपना वो देखो नेटवर्क कनेक्शंस, ध्यान दीजिए एक एक करके। इन PO4 3 नेगेटिव द फॉर्मल चार्ज पूछा हुआ ऑन ईच ऑक्सीजन एटम एंड PO बॉन्ड ऑर्डर रेस्पेक्टिवली आर। पहले तो स्ट्रक्चर बनाना आपके पास जरूरी, यही तो होता है PO4 3 नेगेटिव। 4 ऑक्सीजन है, वैसे तो रेजोनेंस
रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स निकाल लीजिए, उससे बन जाएगा। मैं आपको एक ट्रिक बताया था, सारा सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, 3 ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, टोटल 4 ऑक्सीजन है, इसका मतलब ये ऑक्सीजन इस पर, ये नेगेटिव चार्ज इधर आ सकता है, डबल बॉन्ड इधर आ सकता है, वही रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आ सकते हैं। तो पहली बात तो इसने फॉर्मल चार्ज पूछा, तो 3 टोटल 4 ऑक्सीजन है जिनमें से 3 पर नेगेटिव, तो फॉर्मल चार्ज हो जाएगा 3/4, मतलब हर ऑक्सीजन पर 3/4 चार्ज प्रेजेंट है, दैट इज इक्वल टू माइनस, वो भी माइनस में होगा, माइनस है, माइनस माइनस माइनस, तो दैट इज इक्वल टू अबाउट -0.75। अब क्या कह रहा है, बॉन्ड ऑर्डर निकालो, ये क्वेश्चन काफी ज्यादा क्वांटिटी में आते हैं, इसका भी ट्रिक बताया दे रहा है। बेटे कितने बॉन्ड है टोटल वो गिन लो, सब सिग्मा पाई सारे, टोटल बॉन्ड है 5। अच्छा, एक एटम को जोड़ने के लिए कम से कम कितने बॉन्ड चाहिए, एक बॉन्ड चाहिए, ठीक है। यहां कितने एटम जुड़े हैं अलग अलग बॉन्ड से, 1 2 3 4, कितने एटम जुड़े हैं अलग अलग बॉन्ड से, 1 2 3 4, 4 एटम अलग अलग बॉन्ड से जुड़े हुए, तो कम से कम कितने बॉन्ड की रिक्वायरमेंट पड़ती, कम से कम एक बॉन्ड की रिक्वायरमेंट पड़ती एक एटम को जोड़ने के लिए, तो 5/4, दैट इज इक्वल टू बॉन्ड ऑर्डर। क्लियर हो जाएगा, बोलो भाई, ये आपके पास हो जाएगा। वेरी गुड तन्नू, निकिता, सब इसका आंसर फर्स्ट है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट, बाद बाकी का तो आपको मालूम है, लेकिन गुड विकास, इसको देखिए, इसमें प्रॉब्लम आती है बच्चों को, NH3 और NF3। बेटा अगर NF3 का हम देखें तो जरा ध्यान से देखें, ये लोन पेयर, और NH3 का देखिए, ये लोन पेयर। फ्लोरीन अगर अपने इलेक्ट्रॉन्स की अगर हम बात करें, तो फ्लोरीन अपने पास इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा, फ्लोरीन अपने पास इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा, और ये लोन पेयर, तो बेटा ये लोन पेयर और फ्लोरीन के बॉन्ड एक दूसरे के अपोजिट हो गए, तो ये कैंसिल कर देंगे एक दूसरे, जबकि यहां पर हाइड्रोजन नाइट्रोजन को दे रहा है, हाइड्रोजन नाइट्रोजन को दे रहा है, हाइड्रोजन नाइट्रोजन को दे रहा है, और ये लोन पेयर तो फ्री है। तो इसका मतलब नाइट्रोजन में जो दोनों वेक्टर हैं वो सेम साइड, सेम डायरेक्शन, तो क्या ऐड हो जाएंगे, और यहां पर दोनों वेक्टर क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, म्यू ऑफ NF3 विल बिकम लेसर देन म्यू ऑफ, तो जरा ध्यान से देखिए, BF3 का तो 0 होगा बेटा, सबको मालूम है, फिर NF3 का, NH3 का ज्यादा होगा, और आप सबको मालूम है वाटर का डाइमोमेंट अमोनिया से ज्यादा होता है, तो इसका सही आंसर भी मेरे हिसाब से यही दिखाई दे रहा है मुझे। आप लोगों ने सही आंसर निकाला, मोक्षा गलत है बेटा, मेरे हिसाब से आंसर इसका बी होना चाहिए, सी नहीं। अच्छा, मोक्षा ने वही गलती की जो कि मैं आपको बता रहा था, बेटा ध्यान देना, ये गलती मत करना, NH3 का डाइमोमेंट ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू NH3, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 3, बेटा थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। CH का बॉन्ड लेंथ होता है करीबन 1.09, कार्बन ऑक्सीजन का होता है 1.28, एंगस्ट्रॉन में है सारे, मेरे ध्यान रखना। कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन का होता है 1.54, और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को होता है 1.34। अब मेरे हिसाब से अरेंज कर लोगे आप लोग। CH का सबसे कम ये वाला है और ये वाला, ठीक है। CH के बाद CO, ठीक है। CO के बाद C नहीं, CH पहले हो जाएगा बेटा, CH के बाद हो जाएगा CO 1.28, फिर C डबल बॉन्ड C 1.34, फिर C सिंगल बॉन्ड C। ऐसा कोई दिया गया, क्या दिया या नहीं दिया गया, जरा ध्यान से देखिए।
इसका होता है 1.09, इसका होता है 1.28, CH के बाद CO, CO के, ये गलत है बेटा, ये वाला ऑप्शन सही होना चाहिए, C डबल बॉन्ड C इधर कर दो और C सिंगल बॉन्ड C इधर कर दो। बेटा ये बॉन्ड लेंथ, ये प्रिंटेड गलत है, ये रही बॉन्ड लेंथ, मैंने आपको सारी लिख दी, याद रहेगा आप लोगों को? नहीं भैया, बी कैसे हो जाएगा, बी तो आंसर गलत है, आप लोग जबरदस्ती आंसर निकाल रहे ना, मैंने बॉन्ड लेंथ लिख दी है आपको सारी। CH है 1.09 एंगस्ट्रॉम, उसके बाद है सॉरी C, उसके बाद है 1.28 CO, उसके बाद है C डबल बॉन्ड C 1.34 और उसके बाद है C सिंगल बॉन्ड C 1.54। दिस इज द करेक्ट ऑर्डर, ये करेक्ट हो, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको आप सही कर लेंगे, ये ऑर्डर करेक्ट होगा। मैंने आपको सारी बॉन्ड लेंथ लिख दी, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? BF3 का जीरो कैसे होगा? चलो भैया, पिछला वाला क्वेश्चन है, बच्चा पूछ रहा है BF3 का जीरो कैसे होगा। देखो अभिव्यक्ति क्वेश्चन देखो, हो सकता है कोई मिसप्रिंट हो, ऐसे जबरदस्ती आंसर नहीं दो। जरा ध्यान से देखिए, फ्लोरीन का इस डायरेक्शन, फ्लोरीन का इस डायरेक्शन, फ्लोरीन का इस डायरेक्शन, और ये दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर इस डायरेक्शन, और ये दोनों डॉटेड और ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, म्यू बराबर 0 आ जाएगा। बिल्कुल सही है केतन, बिल्कुल सही। आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया? इसमें एक मिसप्रिंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, गलत मत करना किसी भी कीमत पर। मैंने लिखाए हैं ये बॉन्ड ऑर्डर क्लास में आपको, तो बॉन्ड लेंथ सारी की सारी, ठीक है ना? तो ऐसी गलती आप मत कर देना, ये है, ये मैंने सारे लिख भी दिए दोबारा। क्वेश्चन नंबर 4, the electronegativity difference between nitrogen and fluorine is greater than that between nitrogen and hydrogen, yet the dipolement of ammonia is larger than that of NF3। ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है, आता है हर दिन। क्यों बेटा? मैंने अभी भी आपको समझाया, NF3 में दोनों वेक्टर एक दूसरे को अपोज और NH3 में एडिटिव हो जाएंगे, दोनों सेम डायरेक्शन में। तो जरा आंसर देखिए क्या होगा। इन NH3 the atomic dipole and bond dipole are in the opposite direction। नहीं, NH3 में अपोजिट नहीं, ये बात गलत है। इन NH3 as well as NF3 atomic dipole and bond dipole are in the same direction। नहीं, दोनों में सेम नहीं, NF3 में अपोजिट। In NH3 atomic dipole bond dipole are in the same direction, where in NF3 these are in the opposite direction। जी हाँ, ये सही है। तो your correct option will be option number C। सभी बच्चों ने सही आंसर दिया। क्वेश्चन नंबर 5, the correct order in which the oxygen oxygen bond length increases in the following। अगर स्ट्रक्चर मालूम है तो आराम से, O2 O डबल बॉन्ड, H2O2 बुक शेप्ड स्ट्रक्चर मैंने हाइब्रिडाइजेशन में कराया था, और O3 मैंने अभी अभी आपको इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाया। ये लो ले लेता हूं, रुको 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 रुको, चलो। अब ये है क्या एग्जैक्टली, ये भी हो सकता है और इसका एक रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये भी हो सकता है। इसका मतलब दोनों में ही पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, और इसकी बॉन्ड लेंथ होती है करीबन 1.28 के आसपास। डबल बॉन्ड है, ये क्या हो जाएगा? सबसे छोटा। इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है, ये क्या हो जाएगा बेटा? बीच का। और ये प्योर सिंगल बॉन्ड है ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये क्या हो जाएगा बेटा? सबसे बड़ा। तो सबसे छोटा O3 सॉरी O2, उसके बाद O3 और सबसे बड़ा H2। ये आंसर आपका। तो ऑप्शन देख लो बेटा, कोई है क्या आपका? O2 O3 H2। तो ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट ऑप्शन। वेरी गुड विकास विपिन, आप सबके आंसर सही है। प्रेडिक्ट द करेक्ट ऑर्डर अमंग द फॉलोइंग। इनमें से करेक्ट ऑर्डर बताओ बेटे। वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग लोन पेयर रिपल्सन सबसे ज्यादा, उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन, और लीस्ट होता है बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। जरा ऑर्डर देखिए, कोई है आपके पास? यस सी, सही है विपिन, अभिव्यक्ति सही। लोन पेयर
लोन पेयर बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर। बेटा एक बात तो आपकी स्क्रीन पर साफ साफ क्वेश्चन तो दिखाई दे जाता है ना आप लोगों को, कोई फॉन्ट में कोई बढ़ाने की जरूरत तो नहीं है, मुझे बता दो मैं बढ़वा दूं, दिखाई दे जाता, ठीक बढ़िया। अब जरा ध्यान से देखिए, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन NO पॉजिटिव, NO3 नेगेटिव एंड NH4 पॉजिटिव, बहुत बढ़िया बात। NO पॉजिटिव निकालो NO नेगेटिव, सॉरी ये NO नेगेटिव नहीं होगा, ये भी गलत इसने टाइप कर दिया, ये NO3 नेगेटिव होगा मेरे हिसाब से, मैं सही किए दे रहा हूँ क्वेश्चन को, आप लोग सही कर लीजिए। ये जो क्वेश्चन था ये NO पॉजिटिव था, NO3 नेगेटिव था, NH4 पॉजिटिव था, ये एग्जाम में आया हुआ सवाल, ये टाइप इसने गलत कर दिया, NO3 नेगेटिव। अब निकालो NO पॉजिटिव, अभी निकाला था हम लोगों ने, कितना हो गया Sp, निकाल के दिखाऊं, H बराबर 1/2, V कितना है 5 -1, दैट इज Sp 4, 4/2, 2, यहाँ क्या हो जाएगा 5 + 1/2, 6/2, 6/2 का मतलब क्या हो जाएगा बेटा 3, Sp2। और NH4 पॉजिटिव का भी मैंने अभी भी निकलवाया था आपसे, 5 + 4 - 1/2 दैट इज इक्वल टू 4, 4 का मतलब क्या हो जाएगा Sp, तो NO पॉजिटिव का तो Sp हो जाएगा, इसका Sp2 हो जाएगा, इसका Sp3 हो जाएगा। कोई आंसर है जरा ध्यान से देखिए, Sp2 और Sp3, द आंसर इज, एग्जाम में आया हुआ सवाल है, NO पॉजिटिव नेगेटिव का, वो कौन सा फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया आप लोगों को मालूम होना चाहिए, H बराबर 1/2 V + M - C + C, ये याद है। द करेक्ट ज्योमेट्री एंड हाइब्रिडाइजेशन, ये अधिकतर बच्चों का गलत हुआ था, ये मैं आपको बता देता हूं। XeF4, वैसे मैंने अभी भी आपको बताया, XeF4 1 2 3 4 5 6 7 8, जरा ध्यान से देखिए, फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड फ्लोरीन, सिंगल बॉन्ड फ्लोरीन, सिंगल बॉन्ड फ्लोरीन और दो लोन पेयर, इसका मतलब sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है। ज्योमेट्री कैसी होगी ऑक्टाहेड्रल, और शेप कैसी होगी पिरामिडल, सॉरी स्क्वायर प्लेनर, शेप स्क्वायर प्लेनर होगी बेटे, इस तरीके से। ज्योमेट्री तो ऑक्टाहेड्रल होगी, वो ज्योमेट्री पूछ रहा है, गलती मत कर देना, समझ बात आ रही नहीं आ रही, तो इसका आंसर ए होगा, काफी सारे बच्चे इसका आंसर डी लगाए थे। चलिए, सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द टू स्पीसीज NO3 नेगेटिव, NO3 नेगेटिव कैसे बनता है भैया, ऐसे बनता है, ओ ओ sp2 हाइब्रिडाइजेशन। H3O पॉजिटिव कैसे बनेगा बेटा, पिरामिडल शेप होगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि एक लोन पेयर हाइड्रोजन ने एक्सेप्ट कर लिया। यस वेरी गुड, समझ में आता गई, हाइब्रिडाइजेशन भी अलग अलग है और शेप भी अलग अलग है दोनों की, तो व्हाट विल बी द आंसर, योर करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर। When the hybridization state of carbon changes from, ध्यान देना बेटा इस चीज को, ये 2-3 तरीके से पूछा गया क्वेश्चन, sp, sp2, sp3। पहले तो परसेंटेज एस करेक्टर निकालना सीख, दो हैं जिनमें से एक ऐसे तो 1/2 दैट इज 50%, तीन है इसमें से एक ऐसे 1/3 दैट इज 33%, चार है 3p और एक s, इसमें से एक ऐस है तो 1/4 दैट इज 25%। एस करेक्टर मैं दोबारा लिख देता हूं, एस करेक्टर डिक्रीजेस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो भैया सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा होगा sp, उसके बाद कौन सा होगा sp2 और उसके बाद कौन सा होगा sp3। चलिए sp का बॉन्ड एंगल पूछ रहा है, तो sp का बॉन्ड एंगल होगा 180 डिग्री, इसका बॉन्ड एंगल होगा 120 डिग्री, इसका बॉन्ड एंगल होगा 109 डिग्री 28। अब कह रहा है when the hybridization state of carbon changes from sp3 to sp2 and finally to sp, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगातार बढ़ रही है, the angle between the hybrid orbital increases progressively, लगातार बढ़ते चले जाएंगे।
sp3 में क्या होगा 109 डिग्री 28 मिनट, sp2 में 120 डिग्री, sp में क्या होगा 180 डिग्री। नेक्स्ट, द करेक्ट ऑर्डर रिगार्डिंग द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन, अभी अभी पढ़ाया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp की सबसे ज्यादा होगी, फिर sp2 की, फिर sp3, s करेक्टर के डायरेक्टली है, आंसर विल बी सी। Which one of the following pair of species have same bond order? मैंने अभी भी आपको समझाया था, अगर 14 है तो बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा, बाद बाकी डिक्रीज करते चले जाएंगे, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे आप। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 16, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7 और 8 15 और 1 पॉजिटिव 14, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14, योर आंसर इज बी। मामला खत्म, आगे कुछ करने की जरूरत नहीं। समझ में आता रही नहीं आ रही? डायरेक्ट आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल के निकाल लो, सारी टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, ये मैं बता दूं। Which of the following species is paramagnetic? पैरामैग्नेटिक, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लो बेटा 14, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालो बेटा, ये हो जाएंगे ये भी 15 और 8 माइनस 14, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये भी 14, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 16 और 1 वो 17, एंड इट इज ऑल्सो द सुपर ऑक्साइड जिसमें एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है। और मैंने अभी भी आपको जादू समझाया, सारे के सारे जो इवन है 10 और 16 को छोड़ के बाद बाकी सारे डायमैग्नेटिक, तो ऑड वाले सारे पैरामैग्नेटिक। तो यहाँ पर क्या है, वैसे भी सुपर ऑक्साइड आयन ये कलर्ड होते हैं, इनमें एक अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, ये आपको मालूम चाहिए। एक बार क्वेश्चन ऐसा भी आया कि इनमें से कौन सा कलर्ड होगा, जिसका ऑप्शन था KO2, तो KO2 क्या है, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड जो कलर्ड होगा। वेरी गुड, अनु, फलक, केतन, सभी का आंसर सही है मेरे बच्चों, सभी ने सही। For the diatomic species listed below, identify the correct order in which the bond order is increasing in them. सबके निकाल लो भैया। NO, NO का कितना होता है 7 और 8 15, O2 नेगेटिव, O2 नेगेटिव में 17, C2 पर नेगेटिव में, C2 पर 2 नेगेटिव में 14, 14 का होता है 3 मुझे मालूम, और He2 पर पॉजिटिव का होता है 1.5, क्योंकि इसमें 3 ही इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 2, एक बॉन्डिंग में और एक एंटी बॉन्डिंग, तो बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग बाई 2, सॉरी 0.5, बॉन्डिंग भाई 3 ही तो इलेक्ट्रॉन होंगे, तो बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग बाई 2 दैट इज इक्वल टू 0.5, इसके आसपास। वैसे He2 का तो 0 होता है, वो आप जानते हैं कि He2 तो बनेगा ही, ठीक है। तो 14 का होता है 3, 15 का हो जाएगा 2.5, 16 का हो जाएगा 2.0 और 17 का हो जाएगा 1.5, तो इसका हो गया 0.5, ये सबसे कम हो जाएगा, तो He पॉजिटिव तो सबसे कम हो जाएगा। फिर O2 नेगेटिव 1.5, तो ये हो गया 0.5, ये हो गया 1.5। NO होता है बेटा हमारे पास 15 का हो गया बेटा 2.5, और C2 पर 2 नेगेटिव 14, इसका हो गया 3, दैट इज द डी ऑप्शन इज करेक्ट, आप लोग सही। स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज शोन बाय, ये क्वेश्चन 2 तरीके से आते हैं और थोड़े कंफ्यूजिंग। देखो बेटा, स्ट्रॉन्गेस्ट H बॉन्डिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर, तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन फ्लोराइड, नो प्रॉब्लम, कहीं कोई दिक्कत। लेकिन एक क्वेश्चन और आता है, वो भी दिखा रहा, Which of one shows maximum H bonding? मैक्सिमम H बॉन्डिंग और स्ट्रॉन्गेस्ट H बॉन्डिंग में डिफरेंस है। मैक्सिमम H बॉन्डिंग है कोऑर्डिनेशन नंबर पर, तो ध्यान से देखिएगा, H2S ही इन सब में तो होती नहीं, HF में होती है, तो HF में 2 तरफ से हो सकती है, एक तो ये बना सकता है, एक ये बना सकता है, बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन जरा H2O को देखिए, H2O में 1 2 3 4, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ वाटर इज, तो इसका आंसर होगा ए, ये ध्यान रखिए। तो बेटे इस तरीके से आपके क्वेश्चंस आएंगे। मैं आप लोगों के लिए आज एक वीडियो डालने वाला हूं जिस पर आप लोग जो है देखेंगे,
मैं आपको ये बताऊंगा कि आप किस तरीके से 600 नंबर क्रॉस करें। 600 नंबर क्रॉस करने का मैं तरीका बताने जा रहा हूँ। आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो कि कैसे आप 600 नंबर क्रॉस कर सकते हैं आसानी से, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन उसके लिए एक स्ट्रेटजी है, जो स्ट्रेटजी मैं आपको बताऊंगा।